अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयत्न कर रहा था। सारे देश में जहां स्वतंत्रता क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी थीं, वहीं अंग्रेजों का दमन चक्र भी तेजी से चल पड़ा। अंग्रेज सेनापति जनरल नील एक बहुत बड़ी सेना लेकर बनारस आया। वहां से अपना दमन चक्र चलाता हुआ इलाहाबाद की ओर बढ़ा। बनारस से लेकर इलाहाबाद के बीच पड़ने वाले गांवों में निर्दोष जनता के साथ जनरल नील की सेना ने दिल दहलाने वाले अत्याचार किए। उसके सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को गोली से उड़ा देते या पकड़कर फांसी पर लटका देते। जगह जगह फांसी के तख्ते खड़े किए गए थे, जिन पर 24 घंटे लोगों को फांसी पर लटकाने का काम चलता रहता। जब फांसी के तख्ते कम पड़ने लगे तो पेड़ों की मोटी डालों में रस्सी के फंदे लटकाए गए। फांसी दिए जाने वालों को हाथी पर बिठाकर उस डाल के पास ले जाते। उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया जाता और हाथी को हटा दिया जाता। फिर उस लटकती हुई लाश को वहीं छोड़ दिया जाता। कई जगह गांव के बाहर तोपें लगा दी गईं, फिर गांव में आग लगा दी गई। जब गांव के पुरुष, स्त्री, बच्चे और जानवर भागने लगे तो उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। 11 जून 1857 को जनरल नील इलाहाबाद पहुंचा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों का ही झंडा लहरा रहा है। किले में पहुंचकर उसने वहां के भारतीय सिपाहियों को फौरन निकाल दिया। अब वहां केवल गोरे रह गए। जैसा कि हम बता चुके हैं, इलाहाबाद का खुसरो बाग क्रांति सेना के शासन का मुख्यालय था और मौलवी लियाकत अली शासन का काम वहीं से चला रहे थे। 17 जून को जनरल नील ने खुसरो बाग पर हमला किया। क्रांतिकारी सेना ने डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ। मौलवी लियाकत अली ने जब देखा कि नील की विशाल सेना के सामने क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल होगा, तो उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह की। मौलवी लियाकत अली के पास उस समय 30 लाख रुपए का खजाना था। सलाहकारों ने कहा कि अंग्रेज जैसे ही इलाहाबाद पर कब्जा करेंगे, यह खजाना उनके हाथ लग जाएगा। अगर खजाना बचा लिया जाए तो क्रांतिकारी सेना के काम आ सकता है। इसलिए मौलवी लियाकत अली किसी तरह इस खजाने को लेकर यहां से निकल जाएं। और 17 जून की रात को मौलवी लियाकत अली ने कानपुर के लिए कूच किया। बाद में वो दक्षिण की ओर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार करके अंडमान भेज दिया गया। उधर 18 जून को जनरल नील के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने नगरवासियों पर अत्याचार किए। इलाहाबाद के चौक में उस समय नीम के 7 पेड़ थे। बेगुनाह नगर निवासियों को इन नीम के पेड़ों पर फांसी दे दी गई। इतिहास लेखक लिखते हैं कि कई दिनों तक फांसी का यह सिलसिला चलता रहा। करीब 800 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्दोष लोगों को फांसी पर किस तरह लटकाया गया, उसका एक दृश्य। तुम क्या देखता है? सुना था हुजूर कि यहाँ लोगों को फांसी दी जा रही है, हम वही देखने चले आए। ओ, तो तुमको फांसी देखना मांगता है? इसका भी फांसी दे दो। पर नहीं हुजूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मालूम होगा तुमने क्या किया है। हुजूर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ हुजूर, मुझे फांसी में मत चढ़ाइए हुजूर। इलाहाबाद की गलियों में
हरा झंडा लेकर घूमने वाले छोटे-छोटे बच्चों को भी पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। कुछ नगर निवासी किश्तियों में बैठकर भागने लगे, लेकिन किले के नीचे खड़े तोपधारी अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोले बरसाए। सभी नगर निवासी मारे गए। अंग्रेज इतिहास लेखक होम्स लिखता है, असहाय स्त्रियों और दूध पीते बच्चों को हमने उसी तरह मारा जिस तरह बुरे से बुरे अपराधी को मारा जाता है। जनरल नील ने इलाहाबाद में जो दमन चक्र चलाया, उसके कारण करीब 8,000 लोगों की जानें गईं। सन 57-58 की इस क्रांति में पूरे भारत में शायद इतने अंग्रेज नहीं मारे गए जितने भारतीयों को केवल इलाहाबाद में जनरल नील ने मार दिया था। इलाहाबाद के किले और नगर पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया था। उत्तर भारत में क्रांति का दमन करने के लिए इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भी कलकत्ता से इलाहाबाद आ गया। उसने कुछ समय के लिए इलाहाबाद को ही अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन इलाहाबाद और आसपास के गांवों में अंग्रेजों के प्रति इतनी नफरत फैल गई थी कि कोई उनका काम करने और खाने पीने की चीजें तक देने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों को देखते ही दुकानदार दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें दूर से देखकर लोग भागते और जिसे जहां जगह मिलती छिप जाते। औरतें बच्चे तो बुरी तरह घबराकर रोने लगते। अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स बाल ने तो यहां तक लिखा है कि शहर और गांव के लोगों ने अंग्रेजों का इतना बहिष्कार किया कि उन्हें डोलियां और मजदूर तक नहीं मिलते थे। कोई उन्हें रसद देने को तैयार नहीं था। चार्ल्स बाल लिखता है कि अगर कोई मजदूर कुछ पैसों के लालच में आकर अंग्रेजों का काम करता था तो पूरा का पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता था। उसकी बेहद पिटाई होती थी। कई जगह तो ऐसे लोगों के नाक कान काट लिए गए। गांव वालों की नजर में अंग्रेजों का काम करने वाला गद्दार था और उन्होंने गद्दारों को हर तरह से अपमानित किया। ये सब जनरल नील की कार्यवाही का फल था। जॉर्ज कैंपबेल ने लिखा है, जनरल नील ने वो काम किए जो कत्लेआम से ज्यादा भयानक थे। उसने लोगों को जानबूझकर इस तरह यातनाएं देकर मारा जिस तरह की यातनाएं जहां तक हमें सबूत मिले हैं भारतवासियों ने कभी किसी को नहीं दी। उधर कानपुर में अंग्रेजों के साथ जो कुछ हुआ था उसकी खबरें लॉर्ड कैनिंग को मिली। अब कानपुर का दमन जरूरी था, इसलिए कैनिंग ने यह जिम्मेदारी भी नील को ही सौंपी। उस समय नील का हौसला बुलंद था। वो थोड़ी सी सेना इलाहाबाद में छोड़कर कानपुर की ओर चल दिया। जैसा कि जनरल नील का तरीका था, अंग्रेज सेनाएं रास्ते में पड़ने वाले गांवों को आग लगाकर आगे बढ़ने लगीं। उसके पीछे पीछे एक दूसरा अंग्रेज सेनापति हैवलॉक भी सेना लेकर आ गया। जनरल नील और जनरल हैवलॉक की सेनाओं ने कानपुर की ओर बढ़ते हुए जो अत्याचार किए, उसका एक चित्र इतिहास लेखक चार्ल्स डिल्क के शब्दों में। एक बड़ा अफसर जो कानपुर जाने वाली सेना के साथ था, लिखता है, मैंने आज की तारीख में खूब शिकार मारा, बागियों को गोलियों से उड़ा दिया। वे सब निहत्थे गांव वाले थे जिन्हें संदेह पर पकड़ लिया जाता था। उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया, उसे अगर मोहम्मद तुगलक भी देखता तो वो भी शर्मा जाता। कानपुर की ओर बढ़ रही अंग्रेजी सेना को रोकने के लिए नाना साहब ने ज्वाला प्रसाद और टीका सिंह के साथ सेना भेजी।
12 जुलाई को फतेहपुर के पास दोनों सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ, किंतु क्रांतिकारी सेना को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की सेना फतेहपुर नगर में घुस पड़ी। फतेहपुर की क्रांति में जो अंग्रेज अफसर मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने खूब मारकाट की। सारा फतेहपुर नगर आग की लपटों में झोंक दिया गया। खबर मिलते ही नाना साहब स्वयं आगे बढ़कर अंग्रेजों को रोकने के लिए चल पड़े। जनरल हैवलॉक अपनी सेना लेकर कानपुर के पास तक आ गया था। नाना साहब ने उसका जमकर मुकाबला किया। दोनों ओर की तोपों ने खूब गोले बरसाए, लेकिन नाना साहब को पीछे हटना पड़ा। नाना साहब ने एक बार फिर सेना तैयार की और हैवलॉक को कानपुर की ओर बढ़ने से रोकना चाहा, लेकिन दूसरी बार भी उन्हें पीछे हटना पड़ा और फिर वो बिठूर की ओर चले गए। 17 जुलाई 1857 को हैवलॉक की सेना ने कानपुर में प्रवेश किया। सबसे पहले नगर को लूटने की आज्ञा दी गई। चारों ओर अंग्रेजी सेना ने लूटमार शुरू कर दी। इसके बाद क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ाया जाने लगा। अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स बाल लिखता है कि क्रांतिकारियों के गिरोह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। एक व्यक्ति तो बिना किसी घबराहट के इस तरह फांसी पर चढ़ गया जैसे कोई योगी समाधि में प्रवेश करता है। इसी बीच जनरल नील अपनी सेना लेकर कानपुर पहुंच गया। 25 जुलाई को जनरल हैवलॉक अपनी सेना लेकर लखनऊ की ओर चला, लेकिन कानपुर से लखनऊ तक अवध की एक एक इंच भूमि पर स्वाधीनता की लपटें दिखाई दे रही थीं। हर गांव में हरा झंडा लहरा रहा था। हर गांव के जमींदार ने अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके हैवलॉक से टक्कर लेने की तैयारी कर रखी थी। हैवलॉक ने 3 बार कोशिश की कि वो आगे बढ़ सके, किंतु तीनों बार क्रांतिकारियों से घमासान युद्ध करना पड़ा। हैवलॉक ने अपनी सेना खो दी, उसे पीछे हटना पड़ा। उधर नाना साहब को क्रांतिकारी सेनाओं की सहायता मिल गई। उन्होंने अपनी सेना लेकर कानपुर पर हमला किया। कानपुर में जनरल नील के पास थोड़ी सी सेना थी। उसने हैवलॉक से मदद मांगी। हैवलॉक को पता चल गया कि नाना साहब ने बिठूर पर फिर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो बिठूर की तरफ बढ़ा। सत्रह अगस्त को नाना साहब ने हैवलॉक की सेना का मुकाबला किया। अंग्रेजों की सेना को पीछे हटना पड़ा। अब तक काफी अंग्रेज सिपाही मारे जा चुके थे। आखिर हैवलॉक ने लॉर्ड कैनिंग के पास खबर भेजी, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। अगर हमारी मदद के लिए और ज्यादा सेना न आई तो हमको आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर इलाहाबाद लौट आना पड़ेगा। इस मुसीबत का और कोई इलाज नहीं है। 1 महीने बाद जेम्स आउटरम एक बड़ी सेना लेकर कानपुर पहुंच गया। आखिर 20 सितंबर 1857 को हैवलॉक अपनी विशाल सेना लेकर लखनऊ की ओर बढ़ा।